नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। इस दिन सोमवती अमावस्या भी है। 57 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब श्रावण माह के सोमवार के दिन सोमवती हरियाली अमावस्या पड़ी है। इससे पहले ये योग 1966 में बना था। श्रद्धालु ने शिप्रा नदी में डुबकी लगाकर महाकाल के दर्शनों के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। सभी श्रद्धालु और वहां पर दर्शन भी कर रहे हैं। बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर के पट रात 2:30 बजे खोल दिए गए थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह होते ही भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे। भीड़ अधिक होने की वजह से प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था को पूरी तरह से बंद किया गया। नंदी हॉल को भी बंद कर दिया गया था। शाम 4 बजे भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाएगी। इस दिन महाकाल चंद्रमौलेश्वर के रूप में दर्शन देंगे। परम सौभाग्य है कि भगवान महाकाल के श्रावण माह की घटना पर हम सब उपस्थित हैं। आज श्रावण माह का दूसरा सोमवार है और विश्वामित्री से उज्जैनी की मां महाकाल का कारण विश्वामित्री से होता है। वही क्रम जारी है और अभी क्षण में भगवान महाकाल की विश्वामित्री की जाएगी और उसके पश्चात नित्य की जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार बंधन होगा और उसके पश्चात आज सोमवार है और सवारी भी आज निकलेगी। बाबा के ऊपर पे भव्य सवारी भी निकलेगी और चूंकि सोमवती अमावस्या है तो निश्चित रूप से आज इस दिन का महत्व अपने आप में बहुत अधिक बढ़ जाता है। और उस अंतिका की पावन धरा पर सोम तीर्थ भी उपलब्ध है। आज हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, सोम तीर्थ में स्नान करेंगे, भगवान महाकाल का दिव्य दर्शन करके अपने जीवन को व्यक्त करेंगे। आप सब लोग भी यहाँ पर भी उपस्थित हैं, जहाँ भी जो विश्व मंदिर है। इधर दिल्ली में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते लगभग पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है, जिसके चलते बता दें कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। लोगों के घरों में पानी भर गया है। वहीं लोगों को राहत देने के लिए सरकार के द्वारा राहत कैंप बनाए गए। वहीं उन कैंपों में जनप्रतिनिधि लगातार राहत सामग्री मुहैया भी करा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर गीता कॉलोनी के शमशान घाट के पास पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों को अपने हाथों से भोजन वितरण किया है। देखिए, जिन जिन इलाकों में पानी भरा है वहां से हमने लोगों को मूव करके रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया है। कोई अपना घर बार छोड़ के आता है, किसी के लिए भी आसानी नहीं होती है, तो यहाँ पे कम से कम खाने का, रहने का उनका अरेंजमेंट्स है। लोगों ने कई दिक्कतें बताई हैं सीएम साहब को, तो उन पे जैसे लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं तो सीएम साहब ने कमिट किया है कि वहाँ पे उनके एरिया सियासत गर्म होती जा रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने बाढ़ के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इस दौरान और क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, सुनाएंगे। जिन इलाकों में पानी भरा है वहां से हमने लोगों को मूव करके रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया है। कोई अपना घर बार छोड़ के आता है, किसी के लिए भी आसानी नहीं होती है, तो यहाँ पे कम से कम खाने का, रहने का उनका अरेंजमेंट्स है। लोगों ने कई दिक्कतें बताई हैं सीएम साहब को, तो उन पे जैसे लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं तो सीएम साहब ने कमिट किया है कि वहाँ पे उनके एरिया में एक स्पेशल कैंप लगाएंगे। जहाँ जहाँ पे कीचड़ है वहाँ पे मिट्टी भर के अरेंजमेंट्स करवाएंगे। तो जो जो भी आवश्यकता है लोगों की उसका तुरंत हम कुछ इंतजाम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, जो हरियाणा बराज का पेमेंट है ये दिल्ली सरकार नहीं, एनटीपीसी करती थी। एनटीपीसी केंद्र सरकार की एक कंपनी है, तो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित है, आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके उसे मैटर को सॉल्व कर सकती थी। दूसरी बात, हम तो इतने सालों से यूपी सरकार और हरियाणा सरकार को कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इन सारे बराजेस का कंट्रोल दिल्ली सरकार को दें।
जब वो बराज दिल्ली के अंदर है तो उसका कंट्रोल तो दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। हमें कंट्रोल दें, हम उनको मेंटेन करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हैं जो बाढ़ग्रस्त एरिया के अंदर डायरेक्ट आते हैं। पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जी और गौतम गंभीर जी दोनों गायब हैं। एक पटना में है, एक जयपुर में है। आप देख लीजिए, न्यूज़ चैनल्स पे उपलब्ध है कि ये दोनों दिल्ली में नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि अब कोई भी मंत्री अगर इस तरफ आता है तो उनको रास्ता रोक लें, उनका विरोध कर दें, उनको उन शिविरों तक ना जाने दें, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे कि जब ग्रेटर कैलाश का विधायक आ रहा है, जब कालका जी से विधायक आतिशी आ रही हैं, तो इनके अपने सांसद कहाँ गायब हैं। इसलिए इस तरीके की राजनीति आज देखी जा रही है कि एक मंत्री दिल्ली सरकार द्वारा लगाए हुए शिविरों में जा रहा है और महिला कार्यकर्ताओं को बीच में डाल के उनको रोका जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ हैं। अरे, हमारे ही सरकार के शिविर लगे हुए हैं, हमारी ही सरकार के डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं, हमारी सरकार वहाँ पे खाना दे रही है और आप कह रहे हैं कि आप जो है दिल्ली सरकार के मंत्रियों को वहाँ नहीं जाने देंगे। और मैं एक बात बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ही है और एलजी साहब ही हैं जिनके इशारे पे कई बार इन गरीब लोगों को दिल्ली के अंदर उजाड़ा गया है। आज ये लोग गरीब लोगों के हिमायती बन रहे हैं, मगर लोग सब जानते हैं, जनता सब समझती है। दिल्ली में कांग्रेस ने बाढ़ के चलते लोगों को हुई परेशानी के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। रविवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दिल्ली को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की। कांग्रेस नेताओं ने बाढ़ पीड़ितों को तत्काल मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है। में यहाँ दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्टम के लिए और उधर ढंडेरा में ड्रेनेज सिस्टम के लिए हमने बजट मंजूर करवाया था। वहाँ का तो पैसा खर्च हो गया, यहाँ का पैसा खर्च नहीं किया इन्होंने। अब क्यों नहीं किया ये जाने, लेकिन अब 6 साल बाद भी आज इस तरीके की स्थिति है और लोग बड़ी कठिनाई में रह रहे हैं। बदबू उठ रही है, चूहे मरे हुए उसमें आ रहे हैं, सांप होंगे और दूसरी दिक्कतें होंगी, तो लोगों के जीवन किस तरीके से कठिनाई में। और इतना काम जिसमें कुछ पंप लगा के यदि 3-4 पंप लगा दिए जाएं और लंबे पाइपों के जरिए पानी को बाहर कहीं निकाल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती। सुबह मैंने इनको सुझाव दिया, मैंने कहा पीछे की तरफ से खोद करके आप पानी को इस समय निकालो और कालांतर में यदि परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो इसके अंदर ह्यूम पाइप डाल करके जो पानी आए ड्रेनेज सिस्टम में ड्रेन में लाओ और ड्रेन से जो है सीधे ह्यूम पाइप के जरिए बाहर नहर में डाल दो। कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी की जरूरत थोड़ी है कि तुमको चंद्रयान। सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बड़ा हमला बोला है। राजभर पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि वो कब कहां चले जाएं कोई भरोसा नहीं। ओम प्रकाश राजभर का कोई ठिकाना नहीं। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं, ये कब कहां शामिल हो जाएं किसी को कुछ पता नहीं होता है। आप भी सुने। देखिए, वजह साफ साफ है। सीखना चाहिए, विपक्ष को भी सीखना चाहिए कि एक तरफ छोटे छोटे जो टुकड़ों में बटे हुए जो भारत जातियों में बटा हुआ है, उन जातियों से लीडरशिप को पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जा रही है और ये लोग अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। हम बार बार आप लोगों के सामने यही कहते थे कि फला 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 पार्टी इकट्ठा हो तो बात आगे बन सकती है। ये लोग इकट्ठा होने को कोई तैयार नहीं है। वो कहावत है कि हम बड़े कि तुम बड़े, तो अखिलेश जी सोचते हैं कि हम बड़े, मायावती जी सोचती हैं कि हम बड़े, और दुविधा में दोनों गए, न वो बड़े न वो बड़े। आए हैं, मायावती जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे,
अभी की बात है, 3-4 दिन की बात है। और कल चले गए वहाँ पर हैं। और ऐसे ही एक बड़बोले मंत्री और पहले सुना रहे थे कि सपा समाप्त और कौशाम्बी में हार गए। अब देख लेना जौराबाद में जिनकी जमानत जब्त हो जाएगी, जहाँ से ये चुनाव लड़ेंगे जमानत जब्त हो जाएगी। इनका कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं। इनका कहाँ चले जाएं, क्या किसको प्रधानमंत्री बना दें, किसको क्या बना दें। देखिए वजह साफ साफ है, सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक काशी दौरे पर पहुंचे तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक भी की गई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत कर उन्होंने कहा कि यूपी में जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है और पारदर्शिता के साथ लोगों को रोजगार मिल रहा है। भय का माहौल है। हम कानून के माध्यम ही बेहतर से बेहतर शासन दे सकती है, पारदर्शिता के साथ दे सकती है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन 6.5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आज अपराधी पस्त हैं और पुलिस का इस्तकबाल दिख रहा है। हमें अच्छी तरह याद है, यही वाराणसी है और यही प्रदेश है जहां अपराधी तांडव करते घूमते थे। आज अपराधियों में भय का माहौल है। हम कानून के माध्यम से अदालत में पैरवी करके उनको सजा दिलाने का काम कर रहे हैं और हम किसी भी स्थिति में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम करते रहेंगे। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, समाजवादी पार्टी अपने गठन काल से ही अपने अतीत से उभर नहीं पा रही है। गुंडे, माफिया, बदमाशों को पुष्पित पल्लवित करना उनका पुराना सगल रहा है। जिस ढंग से अपराध उनके राज में बढ़े थे, दंगे हुए थे, उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और खास बात यह है कि नौजवानों के साथ भी समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान ठगी की थी। आपको पता है कि प्रयागराज में जो लोक सेवा आयोग है उसका नाम बदल करके एक जाति विशेष के नाम पर रखा गया था। जब प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आते थे तो केवल एक जाति विशेष के लोग होते थे और सबसे बड़ी बात थी वो भी उनके जिले के होते थे। आज हम कह सकते हैं कि पारदर्शिता के साथ लगातार हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन रोजगार के तहत लाखों लोगों को रोजगार सरकारी सेवा में दे चुकी है। यही बेहतर से बेहतर शासन दे सकती है। उधर आम आदमी पार्टी ने बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक से पहले पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक बुलाई। बता दें कि इस बैठक में राघव चड्ढा, दिल्ली पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी सहित पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचे हुए थे। बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई। बता दें कि इस बैठक में फैसला लिया गया कि 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी हिस्सा लेगी। आप भी सुने। कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक आरजेडी तक, जेडीयू से लेकर डीएमके तक, बीआरएस से लेकर एनसीपी तक, समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तमाम बड़ी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करी और संसद के भीतर इस कानून को हराने के लिए अपने योगदान की बात रखी। इसी श्रृंखला में आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है उसमें आम आदमी पार्टी
आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी और इस बैठक में अपनी बात रखेगी। से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों इकट्ठे रह के इलेक्शन लड़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई है, ईमानदारी की हमेशा जीत होगी। सामने ये इकट्ठे रह के अलायंस करें ना करें, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो उनका बहुत इंटरनल मैटर है। अभी मुद्दा सिर्फ दिल्ली को बचाने का है। अभी मुद्दा दिल्ली के इशू को डाइवर्ट करने का नहीं है। ऑर्डिनेंस मुद्दा नहीं है और कोई चीज़ मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि 9 साल में कितना पैसा खर्च किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कितना एडवर्टाइजमेंट पे। ये दिल्ली की जनता को, मुख्यमंत्री को बताना ही पड़ेगा। गुड लक टू देम। पूरा देश देख रहा है कि क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी अलायंस से डरी और ना डरेगी। मेरा मानना सिर्फ यही है कि ये सारे मुद्दे बहुत सेकेंडरी हैं। मैं दिल्ली का सांसद हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। मेरे सबसे ज़्यादा मैटर ये है कि 2.5 करोड़ लोग जो दिल्ली की जनता है उनको किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हर चीज़ में हाथ खड़ा कर देते हैं, हर मुद्दे पे हाथ खड़ा कर देते हैं, हर कलामिटी में हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा और रोज़ पूछा जाएगा कि 9 साल में आपने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा खर्च किया। एंड आई होप आप भी एक दिन ये सवाल पूछेंगे। मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं। हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे। बाकी देश की जनता बताएगी कि वो किनको प्रधानमंत्री देखना चाहती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी ऑपोजिशन एक हो जाए, लड़ाई तो लड़ेंगे और ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर दौरे पर चंदन वन से बटन दबाकर नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की, साथ ही जनता को समझाया यूपीए का मतलब। इस बीच जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमले भी किए। अपने संबोधन में नड्डा ने रोहिंग्याओं और पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की तर्ज पर कांग्रेस को घेरा। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। नहीं सहेगा राजस्थान, इस बात को लेकर महारैली भी करेंगे और कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। इसका कारण है कि ये गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। दिल्ली को पैसा भेजना, गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, यह गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। यह सरकार लूट लेने वाली सरकार है। यह सरकार अत्याचार करने वाली सरकार है। यह सरकार कुशासन लाने वाली सरकार है और ऐसी सरकार को बिल्कुल भी 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। और आने वाले नवंबर में आप इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। आज 19,500 किसानों के जमीनें कुर्क करने का काम किया है तो वो गहलोत सरकार ने किया है। ये अत्याचारी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं। आप देखिए, दलितों पर 8,000 से ज्यादा मुकदमे 2022 में दर्ज हुए हैं। 8,000 से ज्यादा सिर्फ दलितों को 2022 में। ये कैसा प्रदेश बन गया? उसी तरीके से पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के घरों को बुलडोजर से उड़ाने का काम, पक्षपातपूर्ण तरीके से चलने का काम, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम और वहीं रोहिंग्याओं को बसाने का काम ये गहलोत सरकार कर रही है। ऐसे अत्याचारी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको हमको समझना चाहिए। मैं आरोप लगाना चाहता हूं, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी भाई जो हिंदू भाई हैं, उनके ऊपर तो बुलडोजर चलाते हो और रोहिंग्याओं को बसाने का काम करते हो, आधार कार्ड दिलाते हो, उनको वोटर आईडी लिस्ट में जुड़वाते हो। आप बताइए, ऐसी अत्याचारी सरकार रहनी चाहिए क्या? ऐसी सरकार जो वोट के लालच में वोट बैंक खड़ा करने का काम करे और देशद्रोहियों को समर्थन करे, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? अगर नहीं देना है तो गांव-गांव जाकर के ये संदेश दे दो कि अब राजस्थान सहने वाला नहीं है और इनको उठार करके फेंक देने वाला है। इसको हमको पूरा करना पड़ेगा। उत्पीड़न करने वाली सरकार है तो वो यूपीए की यू है। और अगर हम पी की बात करें तो पक्षपात करने वाली सरकार है
तो वह भी यही यूपीए सरकार है, और ए है तो वह अत्याचार करने वाली सरकार भी यही सरकार है। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार करने वाली ये यूपीए की सरकार, उसके बारे में हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब हम महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो आपके सामने थाना गाजी का गैंगरेप आपके ध्यान में होगा। ये थाना गाजी का गैंगरेप परिवार के सामने, पति के सामने गैंगरेप हुआ और कोई सुध लेने वाला नहीं। प्रशासन ने एफआईआर करने में भी कोताही करने का काम करती है, तो ये यहां की सरकार है। अगर मैं बात करूं आलापुरा के और अलवर की घटना के, जहां एक मजहबी सिख की बच्ची को उसका गैंगरेप हुआ, उसके साथ गलत बर्ताव हुआ और बाद में उसका मर्डर हुआ, यह भी हम सबके सामने है। अगर मैं बात करूं खाजूवाला के दलित युवती के साथ गैंगरेप, जहां पुलिस वाले ही यानी रक्षक ही भक्षक बन गए और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।